गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आप लोग सेट हो गए? मैं स्टार्ट करूं? गुड। सुनो, जहां पे कल मैं छोड़ करके गया आपको, दैट वाज करेंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। ध्यान में है? आपकी कॉपी में जो दो आखिरी वर्ड्स हैं वो करेंट सर्विस कॉस्ट है और इंटरेस्ट कॉस्ट है। मैं ठीक बोल रहा हूं? तो करेंट सर्विस कॉस्ट क्या होता है? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट अट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर। और इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होता है? जब ओपनिंग लायबिलिटी पे आप डिस्काउंटिंग रेट मल्टीप्लाई करते हो तो जो अमाउंट आता है वो इंटरेस्ट होता है। क्योंकि हम करेंट सर्विस कॉस्ट को डेबिट करते हैं, जो पीवी है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो मेरे एग्जांपल का 80,000 का प्रेजेंट वैल्यू था, तो उसको 5 साल के बाद 80,000 पहुंचाने के लिए मेरे को इंटरेस्ट अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा। बोथ करेंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। दोनों ही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, दोनों को ही पीएल में डेबिट करना पड़ता है अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। लेकिन जब नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाना पड़ता है तो उस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का ब्रेकअप देना पड़ता है कि करेंट सर्विस कॉस्ट कितना था और इंटरेस्ट कॉस्ट कितना था। ये दोनों के लिए जो कल मैंने एक टेबल बनवाया था, अभी आपसे बनवाएंगे सम्स के थ्रू से, उसको, उस मेथड को, उस टेबल को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड बोलते हैं। धीरे धीरे आप देखिए वो 8 लाख की तरफ रफ्तार लेता गया। शुरू में इट वॉज 4 लाख की तरफ, शुरू में इट वॉज हार्डली 60-70 हजार रुपया, फिर अचानक देखा वो 1.5 लाख हो गया, फिर अचानक 2.5 लाख हो गया। इस तरह से वो बढ़ता चला गया। तो वो चीज हम लोग अपने हाथ से अभी करके देखेंगे। ओके, मेरी बुक में जाओगे, पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लिए? गुड। पहले ये बताओ कि अप्रोक्सीमेटली कितने साल का कैलकुलेशन वो करने बोला है? देखा है तुम लोगों ने? वेरी गुड। 5 साल के एंड में उस बंदे की सैलरी, जिसकी अभी 14,90,000 है एकदम बिगिनिंग में, एंड में माने 5 साल का ग्रोथ मिलने के बाद उसकी सैलरी 14,90 तो नहीं रहेगी, 5 या 10% या 15% से ग्रोथ लिखा हुआ है।
10% से। तो इंटू 1.1, 1.1, 1.1 करके अगर 5 बार मल्टीप्लाई कर देते हो, या 1.1 टू द पावर 5 कर देते हो, हेलो, फाउंडेशन वाला P इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर n इज इक्वल टू एफ अगर लगा देते हो, या नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगा लेते हो, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस बंदे की 5 साल बाद, रुक जाओ एक बार रुक जाओ, कैलकुलेशन कराएंगे, 5 साल बाद क्या सैलरी होने वाली है ये आपसे निकलवा लूंगा। अब मान लो 5 साल बाद उसकी सैलरी होने वाली 50 लाख से, बाकी जो आएगा हम देख लेंगे। उसको हम लोग ग्रेचुइटी कितना देने वाले हैं, जो बेनिफिट हम देने वाले हैं वो कितना देने वाले हैं? 25% ऑफ दी लास्ट ड्रॉन सैलरी। अच्छा, 25% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, या 25% इज द टोटल? 25% फॉर ईच। बाप रे, थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? ठीक है, अपने बाप का क्या जाता है, 25% ज्यादा होता है। हाफ मंथ इज, हाफ मंथ होता है ना, हाफ मंथ मतलब क्या हुआ, 1/12, उसका भी आधा, माने 1/24। 1/24 का मतलब होता है 5%, 4%। ये 25% दिया मेरा, तो ऐसे कुछ हो गया, मतलब अजीब सा हमको फीलिंग आया। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन है, कुछ भी कर सकता है। तो सुनिए ना, अगर मान लो जो भी सैलरी है, मान लो 50 लाख आई, तो उसका 25% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मान लो 50 लाख का 25% आया 10 लाख, प्लीज से बोल रहा हूं, सब कुछ से है। 10 लाख करके 5 साल हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, यानी 50 लाख का पेमेंट होगा। तो ग्रेचुइटी अट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर 10 लाख आया। उसके बाद वो जो टेबल मैंने बनाया था आपके सामने, उसको रिपीट करा लेंगे। खाली ये पता करो कि डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया। वो 10% मत बोलना, वो ग्रोथ रेट है, वो सैलरी का ग्रोथ रेट है। डिस्काउंटिंग रेट अलग से लिखेगा। अज्यूमिंग ए डिस्काउंट, ये गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड से लिया जाता है। हाँ, एक उज्जवल बोल के लड़का है, वो बोल रहा है सर 5 साल में 4 इंक्रीमेंट होना चाहिए ना विथ यू, बट अगर फर्स्ट ईयर एंड की सैलरी दी होती ना तो मैं 4 साल का ग्रोथ लेता। बिगिनिंग वर्ड लिखा है बोल के मैं 5 साल का ले रहा हूं। आप जरा ठीक से देखिएगा, जॉइंट एनुअल एमोल्यूमेंट, इसीलिए मैं 5 साल ले रहा हूं। चलो लिखो, बिगिनिंग वर्ड लिखा, देख मुन्ना, उज्जवल देख, अरे यस नो तो बोल। सम नंबर कितना है? अरे ये तो थॉट है रे बाबा, मतलब वो तो तू सोच रहा है उस तरह से कहानी में। हम लोग ये सोच रहे हैं कि 5 साल का कैलकुलेशन मांग रहा है। बिगिनिंग की सैलरी बोला तो 5वें साल के एंड में यहां तक पहुंच जाएगी, माने फर्स्ट ईयर के एंड में उसको 1 साल का ग्रोथ मिल जाएगा। बिगिनिंग में 14,90,000 है, तो 1 साल का जब एंड आएगा तो उसकी 10% सैलरी बढ़ जाएगी। अब तू सैलरी एट द एंड और एट द बिगिनिंग, मतलब पूरा 5 साल वो काम कर रहा है, इसीलिए 5 साल का ग्रोथ ले रहा हूं बेटा। चलो पहले आप निकालोगे, ये देखो इधर एक्सपेक्टेड, बहुत सुंदर कैलकुलेशन, हाँ कल किए थे, कल सीखे थे, आज करके देखेंगे। और ना हम लोग आज बहुत दूर तक चले जाएंगे इस चैप्टर में, बस आप ना खाली चुपचाप सुनते जाना। एक्सपेक्टेड सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अभी ये 1490 210 ना, 1 साल बाद 1.1, 2 साल बाद 1.1, 3 साल बाद 1.1, 4 साल बाद 1.1, 5 साल बाद 1.1। इसको अगर FM का बच्चा होता बोलता 1.1 टू द पावर 5, 1 प्लस R टू द पावर N। R को डेसिमल में लिखते हैं, R 10% हो गया, 1 प्लस R टू द पावर N।
सो उज्ज्वल सेड ओके सर वी गॉट इट. ओके गुड बॉय. इमोल्यूमेंट मतलब सैलरी. ₹24,00,000. नहीं आ पाया ऋषय, क्या बात है. रेडी. एनुअल बेनिफिट या बेनिफिट अट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर, उसको मैं एनुअल बेनिफिट आप लोगों के लिए नाम दे रहा हूं. दिस इज बेनिफिट अट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर. चलो वो नाम भी लिख देते हैं बेनिफिट, क्योंकि बहुत बार ना ये वाला वर्ड आएगा रे, बाय चांस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई दिन देगा ना. चलो बोलो. 6 लाख. तो ये ईच ईयर का 6 लाख रुपए मिलेगा उसको. तो टोटल 5 साल का या टोटल बेनिफिट, यहां बेनिफिट का मतलब ग्रेचुइटी है, ठीक है. टोटल बेनिफिट इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 5. एकदम मान के चलो एग्जाम में ये सम आएगा. मांगा क्या है देखो. पहले लिखा है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट द कंपनी शुड चार्ज इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन. डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं? डिफाइंड बेनिफिट प्लान किसको बोलते थे? पलट पलट के देख के बोलो कॉपी को. जहां पे एम्प्लॉई को कितना रुपया मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड होगा कि एम्प्लॉई कितना साल हमारे यहां काम कर रहा है और वो उसकी लास्ट सैलरी क्या है. देखो उसकी लास्ट सैलरी पे अमाउंट निकल रहा है ना, और कितने साल काम किया उस पे निकल रहा है ना. यही डिफाइंड बेनिफिट है. इसमें प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यूज होगा. करेंट सर्विस कॉस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट निकलेगा. हम लोग 2 दिन में पूरा कमांड लेके आएंगे. मेरा भरोसा रखो, बहुत प्यार से पढ़ाएंगे. बाकी तो इजी था सब. अभी जो 2-3 इंडे माने एस पढ़ोगे वो मसालेदार है, वो बढ़िया है. ठीक है. तो 5 कॉलम बना लो, एक पर्टिकुलर्स के लिए जगह छोड़ दो. रेडी. यहां पे लिख लो ईयर 1, 2, 3, 4, 5. ये जो आप टेबल बना रहे हो, कल तो आप देखे थे ना, आज इसको अपने हाथ से बनाते हुए इसको 30 लाख तक पहुंचते हुए देखो.
कल भी आपने देखा था, पर कल मैंने किया था, आपने खाली सपोर्ट किया था, आज आप खुद करोगे। तो पहले लिखो बेनिफिट अट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, याद करना, नहीं तो पलट पलट के देखते रहना बेटा, डेफिनेशन दे चुके हैं हम। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेशन देखो जाके बोलो, करेंट सर्विस कॉस्ट आएगा। फॉर्मूला पढ़ लो एक बार डेफिनेशन को, करेंट सर्विस कॉस्ट इज दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट अट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर। तो आप लोगों ने जल्दी से कुछ नहीं बोलना बेटा, इस चैप्टर में आराम से देख देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पीवी निकालते। पीवी के लिए ना डिस्काउंटिंग फैक्टर वो दिया हुआ है, और देखिए जो 5 फिगर दिया हुआ है ना, आप देखिए उसमें लास्ट वाला 1 है। समझे क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग हम लोग एंड ऑफ द ईयर करते हैं, प्रोविजन हम लोग एंड ऑफ द ईयर में बनाते हैं। तो 5 को सीरियली लिख दो, बोलो, बोलते जाओ, ठीक से बोलो। 85 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू तो आएगा, उसका नाम क्या होगा, करेंट सर्विस कॉस्ट। अच्छा, आपको ये समझ में आता है ना, ये एक्चुअल में इस अमाउंट को, हेलो इधर देखो बेटा, इस अमाउंट को 1.08 टू द पावर 4 से डिवाइड किया जा रहा है। एक्चुअली 1/1.08 टू द पावर 4 ये है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो सीधा लिखो करेंट सर्विस कॉस्ट। बोलो 4 लाख, बोलते जाना, मैं भी कर रहा हूं, आप भी मेरे को, एक स्टूडेंट खाली बोलते जाओ, या छोड़ो मैं कर रहा हूं, खाली मेरा ना चेक कर लेना। 476,400, आखिरी वाला पहले लिख देता हूं ताकि तुमसे एक पहले हो जाएगा। 555,600, 514,200। एकदम आराम से सुन के जवाब देना, नाम भी देख लेना, क्या ये पैसा पीएल में जाएगा, क्या ये हर साल के पीएल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तभी तो लायबिलिटी बनेगा। अरे पेमेंट तो साला 20 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा। हर साल लायबिलिटी अगर कोई चीज का बनाओगे तो बिना पीएल डेबिट किए लायबिलिटी बनेगा कैसे? सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग है। बस अब आप बोलो ग्रेचुइटी टू ग्रेचुइटी आउटस्टैंडिंग है। अब इसका बढ़िया नाम हो गया करेंट सर्विस कॉस्ट या एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, या प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का नाम है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है ना अपना, और वो डिफाइंड बेनिफिट नेचर का है। अब आप इंटरेस्ट निकालोगे, जो फर्स्ट ईयर में नील निकलेगा, फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। देखो क्या लिखा है, क्लोजिंग डीबीओ, फुल फॉर्म डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिग। पहली बार ये वर्ड यूज किया आज क्लास में, मैं कल तो नहीं किया था, आज बहुत बार यूज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यही वर्ड आएगा। वो लोग प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी नहीं लिखेगा,
हम प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी से एक क्लास ले करके आपको एक सिस्टम सेट कर दिए, अब आप ये नाम सीख लो, बस उसी का नाम रिप्लेस हो गया। पहला बार आ गया 441,000, इसका 8% मल्टीप्लाई कर दो, 35,280। अब 3 फिगर जोड़ोगे, हाँ 3 फिगर, कौन सा 3 फिगर? 476,400 और 35,280 और ये वाला भी, क्योंकि ये बाई बैलेंस बीडी हुआ। इधर देख, मेरा हाथ देख, ये बाई बैलेंस बीडी हुआ, बाई बैलेंस बीडी, ये बाई करेंट सर्विस कॉस्ट, ये बाई इंटरेस्ट कॉस्ट, तो लाइबिलिटी तो बढ़ा ना, 952,680। अब इसका 8% लगाओगे, 76,214, 15,43,94, 1,23,448, 22 गलत हो गया क्या रे? ठीक है ना, 22, 142। अब इधर देखो, हम चाहें तो इसका 8% निकाल के लिख सकते हैं, फिर बाद में काटना पड़ेगा क्योंकि राउंड ऑफ लिखना पड़ता है। तो आप सीधा यहां पे लिखो 30 लाख, और सुनो देख, दिस माइनस दिस माइनस दिस, सोचो दिस प्लस दिस ये होना चाहिए, ये प्लस ये होना चाहिए, तो वो राउंड ऑफ फिगर आ जाएगा। बाकी तुम देखना एरर बहुत ज्यादा नहीं होगा। 30 लाख का सम है तो 1,000-2,000 रुपए का एरर होगा मैक्सिमम। मेरा आया 177,858। यहां लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। इसका नाम लिखोगे इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ना इसका 8% निकाल के देखो तो देखना, इससे 1,000-2,000 से ज्यादा बड़ा गैप नहीं आएगा। इसका 8% निकालो, इसका, हाँ 22, 142 का 8%, 177,771, और उसका आया 177,858, 87 रुपीज का गैप आया। अब देखो 3 डेसिमल लिए थे हम लोग यहां पे, 3, तभी भी ओनली 86 का डिफरेंस है, वो भी 30 लाख रुपए का सम में। नहीं समझे? 4 लेते तो 8-10 रुपए का डिफरेंस आता, 4 डेसिमल लेते तो, पर ठीक है ना, इट्स डन, ये अलाउड है आराम से। अब कौन सा पैसा पीएल में जाएगा और कौन बैलेंस शीट में जाएगा नहीं बोल पाओगे। आज तो पक्का 5 मिनट खड़ा कराएंगे, कल तो खड़ा करा के तुरंत बिठा दिए थे, हमको हंसी आ गया था। बोलो, P&L में जाएगा, बोलते जाओ। इंटरेस्ट कॉस्ट भी P&L में जाएगा, और ये जो क्लोजिंग, ये बैलेंस शीट का माल। एकदम इजी नहीं है रे, हो जाएगा, चिंता मत करो। है, उन्होंने तो अमाउंट पूछा है, कैलकुलेट दी अमाउंट टू बी, कहां गया, हाँ, चार्ज टू द P&L अकाउंट एज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। मतलब पीएल का फाइनल फिगर मांगा, जैसे हम लोग तो ये दो बोले ना अभी, इनको ऐड करके मांगा है। तो लिखो अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, CSC प्लस IC, ये आएगा 441, ये आएगा 511,680, ये आएगा 590,414, ये आएगा 679,048, ये आएगा 777,858।
ओके, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। जो जो मांगा हम लोग दे दिए। करंट सर्विस कॉस्ट ऊपर लिख के दे दिए, इंटरेस्ट कॉस्ट लिख के दे दिए, पीएल में कितना जाएगा, वो तीन ही चीज मांगा था, पीएल में कितना जाएगा और ब्रेकअप दे दीजिए। तो ब्रेकअप का टोटल ही तो पीएल में जाएगा। आप पूरा समझ गए अच्छे से। हर साल का सिंगल सिंगल एंट्री बताओ, इन दोनों का अलग अलग नहीं, मिला के ये वाला एंट्री बताओ। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, वही पी एंड एल, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, वही एक ही बात है, टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अब तुम एक लाइन मेरा पुराना याद करके बताना कि ये जो प्रोविजन है शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट में, पी एंड एल में नहीं, बैलेंस शीट में। पी एंड एल में तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। लॉन्ग टर्म, क्यों बोला लॉन्ग टर्म प्रोविजन? हाँ, ग्रेचुइटी है सर, नेचर देखिए ना, ग्रेचुइटी है, रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन है, लॉन्ग टर्म ही रहेगा। सो एक बड़ा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आगे मूव करें, कॉपी में लिखो पास्ट सर्विस कॉस्ट। नहीं, ये 5 का पार्ट चल रहा है तुम्हारा। करेंट सर्विस कॉस्ट हुआ, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ, फिर पास्ट सर्विस कॉस्ट आएगा। क्या नाम दिए? पास्ट सर्विस कॉस्ट। मान लो, लिख के इधर देखो प्लीज, थोड़ा भी मिस होगा तो नहीं पकड़ पाओगे, और एक ठो भी लिंक मिस हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। तो 100% हमको आपका कंसंट्रेशन चाहिए। जैसे करेंट सर्विस कॉस्ट होता है इस साल का, पास्ट सर्विस कॉस्ट होता है पुराने साल का। क्वेश्चन आता है पुराने साल का है तो पुराने साल में अकाउंटिंग हो जाना चाहिए था। हम इंट्रोड्यूस इसी साल किए और पिछले सालों से किए। फॉर एग्जांपल, आप लोग मान लो मेरे यहां 3 साल से काम कर रहे हो, मैंने बोला आपको ग्रेचुइटी देंगे ईच ईयर का हाफ मंथ, जो नॉर्मल होता है, पर आप लोग जो 3 साल काम किए हो उसका भी आपको देंगे। मतलब आप अगर 20 साल बाद रिटायर करोगे, यहां से 17 साल बाद, क्योंकि 3 साल आप काम कर चुके हो ना, तो यहां से अगर आप 17 साल बाद रिटायर करोगे तो हम 20 साल का देंगे आपको, 17 साल का नहीं देंगे। माने हाँ, प्लान इज इंट्रोड्यूस्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। क्योंकि प्लान अगर रेट्रोस्पेक्टिवली मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा तो पास्ट सर्विस कॉस्ट तो कभी पैदा होगा ही नहीं, बिकॉज करंट सर्विस कॉस्ट में ही करंट सर्विस कॉस्ट का अकाउंटिंग हो जाएगा, तो पास्ट सर्विस कॉस्ट आएगा कहां से? दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास पहले से कोई प्लान चल रहा है और मैं बोला हाफ मंथ का ग्रेचुइटी चल रहा है, मैं बोला नहीं मैं 1 मंथ का दूंगा, वो भी 3 साल का भी दूंगा, नहीं समझे? हाफ को मैंने 1 मंथ कर दिया और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली किया, तो प्लान था रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया, प्लान नहीं था नया प्लान रेट्रोस्पेक्टिवली इंट्रोड्यूस किया, तब पास्ट सर्विस कॉस्ट पैदा होता है। और पास्ट सर्विस कॉस्ट पुराने 3 साल का आज का वैल्यू है। पुराने 3 साल का जो मेरा खर्चा नहीं है क्या, उसका आज का वैल्यू है पास्ट सर्विस कॉस्ट। क्योंकि पास्ट में जाके तो अकाउंटिंग कर नहीं पाऊंगा, अकाउंटिंग तो मेरे को आज करना होगा, अभी करना होगा, नाम लेकिन देंगे पास्ट सर्विस कॉस्ट। क्लियर हुआ? लिखाएंगे अच्छे से, क्लियर हुआ? अब देखिए, मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों में कुछ लोग ऐसे, पहले ऐसे सुनो, थोड़ा चेंज करना बोलने का तरीका। मान लो मैंने ये बोला, जैसे ग्रेचुइटी में ये रूल है कि मिनिमम 5 साल आप काम करके रिटायर करोगे
तभी आप ग्रेचुइटी का एंटाइटलमेंट आपका होगा। तो मैंने भी वही बोला आपको कि मिनिमम 5 साल काम करके रिटायर करना होगा, वो 3 लेंगे, पर आपको 5 साल काम करके रिटायर करना होगा, नहीं तो नो ग्रेचुइटी विल बी पेड टू यू। उसमें से शुभम, पंडित और अंशु और ये दोनों बच्चियां, ये लोग मेरे यहां ऑलरेडी 6 साल से काम कर रहे हैं, और बाकी जो तुम लोग सारे बच्चे हो, तुम लोग 3 साल से काम कर रहे हो, समझे? इस दोनों का, क्योंकि तुम लोग 6 साल से काम कर रहे हो, तो यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ सर्विस, और तुम लोग 3 साल से काम कर रहे हो, तो यू हैव नॉट येट कंप्लीटेड 5 years of service, but still you had worked 3 years with me, so some gratuity is accrued on you also and on you also. you मतलब समझे, ये 5 लोग, तो मान लो जिन लोगों ने 5 साल कंप्लीट कर लिया था, उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेचुइटी अट्रीब्यूटेबल टू पास्ट ईयर्स, 6 साल काम किया ना इन लोगों ने, तो इनका मिला करके सबका मिला करके मेरा खर्चा आया था 600 रुपीज। 600 लाख पकड़ लो, 6 लाख पकड़ लो, मैं 600 रुपया बोल रहा हूं इन 5 बंदों का मिला के। ये पिछले 6 साल का टोटल है इनका आज तक का। और जिन लोगों ने 5 साल कंप्लीट नहीं किया था, जिन लोगों ने 3 साल कंप्लीट किया था, उनका प्रेजेंट वैल्यू आया मान लो 240 रुपया। मेरे लिए तो दोनों ही एक्सपेंस है, दोनों ही लायबिलिटी है भाई। ये नॉर्मली करंट सर्विस कॉस्ट बन गया होता अगर मैं पहले से दे रहा होता। थैंक यू बेटा, गुड बॉय। तो ये मैं अब लिखूंगा यार, क्योंकि मैंने प्लान अभी इंट्रोड्यूस किया, तो आई विल राइट इट नाउ। क्लियर? अब सुनिए सर, क्लोजिंग रिमार्क्स, बस आ गया खत्म होने पे ये स्टोरी। एस 15 बोलता है ये जो 600 रुपीज है ना, जिसका ऑलरेडी एम्प्लॉई 5 साल काम कर चुका है, माने दे आर ऑलरेडी एंटाइटल्ड टू ग्रेचुइटी। माने इफ दे लीव टुडे दे विल टेक ग्रेचुइटी, इफ दे लीव टुडे दे विल टेक ग्रेचुइटी। इसका पीएल में तुरंत चार्ज करो, तुरंत, इमीडिएटली। एंट्री वही होगा, पास सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। इसमें हर चीज का एंट्री वही होता है। एंट्री में इसमें मार नहीं है, खाली आइडिया में मार है। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, पूरा कहानी वही बनेगा, उसमें डरना ही मत तुम। लेकिन इसका पूरा चार्ज इमीडिएटली पीएल को देना होगा और लायबिलिटी रिकॉर्ड करना होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे इसका किए थे ना, वैसे ही। बस एक नाम आपकी किट्टी में ऐड हो गया, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट। ओके, इस वाले पास सर्विस कॉस्ट को बोलते हैं वेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट। माने इंप्लॉई लोगों ने ग्रेचुइटी का कंडीशन फुलफिल कर लिया है, वो ऑलरेडी 5 साल का शुभम अंशु काम कर चुका है। ये लोग परसों रिटायर होगा तो सुदर्शन भाई को परसों ग्रेचुइटी का पैसा देना पड़ेगा। तो पूरा खर्चा इमीडिएट लिखो, पूरा लायबिलिटी इमीडिएट प्रोवाइड करो। हाँ बोल। तुम लोगों का हर्ष, क्या नाम बेटा तेरा? आर्यन। आर्यन मेरी भांजी के बेटे का नाम है, क्लोज है हमसे, मेरी बड़ी वाली दीदी की बेटी है बॉम्बे में, तो उसका बेटा का नाम है आर्यन। इधर तुम लोगों का जो 240 करोड़ का मेरा खर्चा है, एस 15 थोड़ा सा मेरे को ऐसे दिया, बोला दिलासा, हैप्पी हैप्पी हो जाओ। बोला अगले 2 साल में 120 करके पीएल में भेज देना। डेफर बना दो, डेफर, एफसी मिड्डा याद है? एफसी मिड्डा वैसा इसको बना दो और हौले हौले 2 साल में पीएल में डाल देना। अब 2 कहां से आया? 2 अगर तुम नहीं पकड़ पाया तो बेंच पे 5 मिनट, कल तो जमीन पे आधा सेकेंड था ना, बेंच मिनट। 2 साल कहां से लाए?
हाँ, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, वर्ड बोलो, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि 5 साल इज द वेस्टिंग पीरियड। तो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में एसएलएम बेसिस पे धीरे धीरे करके अमोर्टाइज करने मिलेगा। तो सर एंट्री कैसे करेंगे? देख, ऐसे शुरू में ऐसे लिखेंगे, डेफर्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी 240, फिर पास सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड पास सर्विस कॉस्ट 120। ये पीएनएल में चला जाए। ये पीएनएल है, इसका नाम दे दिए। पीएनएल में आप देखते हो हम हमेशा नाम देने की कोशिश करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कोई भी एक तो नाम देने का आदत है मेरा। जैसे आप लोग डायरेक्ट पीएनएल बोलते हो तो हम थोड़ा सा मना करते हैं, बट ठीक है ना, आप समझो ठीक से। कई लोग इसका कंबाइंड एंट्री मारते हैं, ये रहा पीएनएल, ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा लायबिलिटी। 240 था ना, 120 रुपया अभी पीएल में भेजो, 120 को डेफर कर दो, अगले साल भेज देना। 240 रिकॉर्ड करो ना दादा चुपचाप, बोलो हाँ। तो सर लायबिलिटी तुरंत लिख लेते हैं, खाली पीएल में डालने को लेके रिलैक्सेशन है। आंसर इज यस, पीएल में डालने को लेके डेफरल कर दिया गया। अरे आपको याद नहीं क्या, एफसी मिड्डा में भी टू लोन तो लिख ही देते हो, एफसी मिड्डा टू लोन तो लिख ही देते हो, एफसी मिड्डा याद है ना, फिर पीएल में धीरे धीरे भेजते हो। सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। आपको दोनों में से कौन सा वाला ठीक लग रहा है? कंबाइंड वाला। बट आप ऐसे समझ लो कि भाई कोई बड़ा बात नहीं है, 240 मेरा डेफर्ड है, अगले 2 साल में पीएल में भेजना है, दैट्स इट। सो मेरी तरफ से पास्ट सर्विस कॉस्ट कंप्लीट होता है। हाँ 50 क्वेश्चन वेट करो, मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया? तो अब मैं ऐसे बोलता हूं, एक एक करके सुन। पास्ट सर्विस कॉस्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट अट्रीब्यूटेड टू पास्ट ईयर्स। क्या क्या चेंज किए? सर कुछ नहीं चेंज किए, करेंट ईयर की जगह आप पास्ट ईयर लिख दिए, लॉजिक बनता है ना। 2, इफ पास्ट सर्विस कॉस्ट इज, अच्छा पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइजेज ओनली व्हेन द कंपनी हैज आइदर introduced a new plan retrospectively or amended an old plan retrospectively. 3rd, if the past service cost is vested, the immediate recording of the expense has to take place. If the past service cost is unvested, then the amount is to be charged to P&L over the remaining vesting period. खत्म, रिवीजन हो गया। अब इसको नोट्स में लिखाना है। पंडित जी का एक क्वेश्चन है, आंसर कर देते हैं, फिर बात करेंगे। 3 साल में जो मतलब 240 में था, उस 4 साल में वो फिर करंट सर्विस कॉस्ट में आ जाएगा ना। अरे इसके बाद तो आप लोग चौथा साल तो आपका पहला साल होगा ना जिंदगी का। तुम लोग का जो चौथा साल होगा वो आज से मेरा तो पहला साल नहीं होगा क्या? समझ मेरा पहला मतलब, हाँ आप समझ गए ना, मैं तो आज ही तो इंट्रोड्यूस किया ना। तो अब आपका जो भी खर्चा आएगा तो करंट सर्विस कॉस्ट में घुस जाएगा ना। देख बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन नहीं ये सब इतना जानने का जरूरत नहीं है। आप पूछो हम जवाब देंगे, फाइनल में कई सालों से पढ़ा रहे हैं। आप पूछो, लेकिन इतना भी जरूरत नहीं, हम खुद ही इतना डीप जाके पढ़ा रहे हैं, उसके भी अंदर जाने का जरूरत नहीं है। लिखो ABCD करके 4 पॉइंट लिखो। अच्छा ABCD चल रहा है, हाँ रोमन 1 2 3 4 कर दे। Past service cost arises only when the company either introduces a new plan retrospectively
or amends an old plan क्या लिखा बेटा और amends an old plan retrospectively. ओके बी रोमन 2. ये होता क्या है पास्ट सर्विस कॉस्ट? जब इंप्लॉय पास्ट में हमें सर्विस दे चुका है, उसका जो उसको मेरा लाइबिलिटी बनता है उसका आज का पीवी है. लिखो इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ benefit attributed to, क्या बोल रहा है? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ benefit attributed to past years. benefit attributed to past years. एकदम सिंपल है. सी रोमन 3 wasted past service cost क्या लिखा? wasted past service cost is recognized immediately. Is recognized immediately in the P&L. Full stop. Number 4. Unvested past service cost is to be recognized over the remaining vesting period on SLM basis. फिर एक लाइन लिखना वहीं पर, ड्यू टू दिस देयर मे बी, सोच करके हां बोलना है. माने मैं आपको गूगली नहीं फेंक रहा हूं, प्लेन बॉल दे रहा हूं, पर सोच के हां बोलना है. माने हां ही इसका आंसर है, पर सोच के हां बोलना है. माने अंदर में जब फील आ जाए हां सर ठीक है तो हां बोलना है, नहीं तो ना तुम बोल सो समझा दीजिए, हम समझा देंगे. समझाएंगे तो ऐसे भी हम. क्या लिखा? ड्यू टू दिस देयर मे, विल बी करो ना, देयर विल बी सम, there will be some SOME unamortized past service cost. There may be some, बोलो बेटा, unamortized past service cost left as a debit balance in the balance sheet. भारी भारी बात लिख दिए, पर मेरी नजर में हल्का बात है. क्या बोले मैंने, क्या बोला आपको बताना है मेरे बच्चों. कुछ अनामोटाइज्ड वाला पार्ट बच जाएगा कि नहीं बैलेंस शीट के लिए, और डेबिट बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस है ये. अरे कोई भी एफसी मिडा डेबिट बैलेंस नहीं होता था क्या? धीरे धीरे बाद में पीएल में राइट ऑफ नहीं करते थे क्या? वैसा ही तो है. फॉरगेट एफसी मिड्डा, जो नहीं भी जानता एफसी मिड्डा गोली मारो. ये नहीं समझ में आ रहा है क्या कि हाँ कुछ तो बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में, और वो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि फिर अगले साल पीएल में जाएगा ना. वहां से आप देखिए ना, ये बैलेंस शीट में नहीं जा रहा. देखो ना, ये बैलेंस शीट का ही तो आइटम है, ये लाइबिलिटी का है या एसेट साइड का है.
इसमें से थोड़ा राइट ऑफ हो गया, फिर भी तो थोड़ा बच गया। हम ये बोल रहे हैं कुछ बच सकता है। अब कौन सी कंपनी में एकदम ही नहीं बचेगा? सर एक तो या तो जिनके पास सर्विस कॉस्ट है ये नहीं, या जिनका वो 2 साल भी गुजर चुका है, माने था पर वो, हाँ अब सारे एम्प्लॉय 5 साल काम कर चुके हैं। गुड बॉय, समझ रहे हैं आप लोग, हमको अच्छा लग रहा है। तो फिर ये पास सर्विस कॉस्ट उनके डेफर्ड वाला भी तो नहीं बचेगा। पर अगर ये बचता है बैलेंस शीट में, तो इसका ये वाला नाम रहेगा। देख, फुल फॉर्म तुम सोचो, अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट। जैसे मैं लिखता हूं डेफर्ड पास सर्विस कॉस्ट, एस का वर्ड है अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस। जैसे मैं बोलता हूं प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, एस का वर्ड है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो ये नाम भी सीखना है। डन। उसी पैराग्राफ में लिखो, उसी पैरा में, इन द बैलेंस शीट however in the balance sheet however we will show it by way of रिडक्शन फ्रॉम द लायबिलिटी। नेट करके दिखाएंगे। एक बार अच्छे से बोलो, समझ गए क्या? नहीं तो फिर से समझाएंगे हम। हाँ, जैसे डीटीएल डीटीए को नेट करके नहीं दिखाते थे क्या? डीटीएल डीटीए को, वैसे इन दोनों को, किन दोनों को नाम बताओ, तुम्हारा वाला नाम बताओ। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी लाइबिलिटी हो गया और अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट एसेट हो गया। आप दोनों को नेट करके दिखाओगे। बैलेंस शीट में सिंगल अमाउंट रहेगा, सिंगल अमाउंट। नोट्स में डिस्क्लोजर में आ जाएगा, पर बैलेंस शीट में सिंगल अमाउंट रहेगा। ओके हैं हम लोग? पक्का? हाँ, एक क्वेश्चन बनाते हैं खाली इस पैराग्राफ का, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9 नंबर क्वेश्चन। पढ़ लिए जी? बोलो हाँ या ना। कौन सा वाला वेस्टेड है, कौन सा वाला अनवेस्टेड है? पहले वाला वेस्टेड है, दूसरा वाला अनवेस्टेड है। लिखो।
लिखो द एम्प्लॉइज हु हैव completed 5 years of service are already entitled to this benefit. Full stop. So the past service cost of rupees 200. So the past service cost of rupees 200 will be, बोलना है आप लोगों को, immediately recorded, will be immediately recorded in the P&L account. आपका इतना लिखने से काम कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। हम अपनी तरफ से एक लाइन लिख रहे हैं, ये आपका जो फ्यूचर बिल्डअप होगा ना, उसमें ये काम आएगा। देखिए, जैसे करेंट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू लायबिलिटी नहीं लिखते थे क्या, वैसे ही पास्ट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू लायबिलिटी लिख रहे हैं। क्लियर है? जर्नल लिख लो। हो गया। अब लिखो अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट। अनुपम नीचे आकर के जरा एसी चला भाई, गर्मी लग रहा है। क्या लिखा? अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट। लिखो फॉर दोज एम्प्लॉइज who have not yet completed 5 years of service, who have not yet completed 5 years of service, comma, the past service cost will be amortized over the remaining vesting period. अब ऐसे लिखोगे, पास्ट सर्विस कॉस्ट इज इक्वल टू remaining vesting period is equal to amount to be recognized in the P&L each year. बोलो 3 आंसर लिख भी लिए, लिखो नहीं लिखे हो कोई भी। बोलो पास्ट सर्विस कॉस्ट इज इक्वल टू 120, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड इज 2 साल की 3 साल,
3 लिखा हुआ, एवरेज पीरियड अंटिल वेस्टिंग लिखा ही तो है। अभी वेस्टिंग होने में 3 साल बाकी है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस थोड़ी लिखा है, अभी वेस्टिंग होने में 3 साल बाकी है। एवरेज पीरियड अंटिल वेस्टिंग, वेस्टिंग हाँ 3 साल 40 रुपया। अंटिल वेस्टिंग लिखा है, आएगा वेस्टिंग पीरियड 3 साल बाद। ये वाली जर्नल एंट्री अगर मारना चाहो तो बताओ। बोलो 40, 80, 120 करना है एंट्री, लिख लो। हो गया, जल्दी इधर देखो। हम लोग का नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ये नया पैरा करके 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आकर के खाली 2 मिनट रेस्ट टाइम, 2 मिनट 5 मिनट जो बोल दो। अगला पढ़ाई का नाम है प्लान असेट। क्या नाम है? प्लान असेट। प्लांट नहीं है। क्या नाम है? प्लान असेट। ग्रेचुइटी एक्ट इंटर में फाउंडेशन में कब पढ़े हुए? कभी नहीं पढ़े हुए? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। जो मैं बोलूं वो मानना है और क्या। तब तो उपाय नहीं, लॉ में तो क्या तुम लोग बोल देते थे नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा है। हम लोग कॉन्फ्रेंट कभी किए नहीं, बट नॉर्मली हम लोग को मालूम रहता था। ये जितने भी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होते हैं ना, अब कंपनी का तो लायबिलिटी है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। 4 लाख हुआ था, याद है 80,000 का। अब वो 4 लाख तो साला एक इंप्लॉई का था, 1000 इंप्लॉई रहे तो 400 करोड़ हो जाए। अब लायबिलिटी धीरे धीरे करके बना जा रहा है, बना जा रहा है, बना जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर कंपनी असेट का प्लानिंग नहीं करेगा, असेट का प्लानिंग कि भाई जिस लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए एक असेट आ जाए मेरे पास, नहीं समझे, और वो असेट ही टेक केयर कर ले उस लायबिलिटी का, वो प्लानिंग जरूरी है कि नहीं आप हमको बताओ। नहीं तो ये लायबिलिटी तो साला मतलब राक्षस के मुंह की तरफ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बोली हाँ या ना? जितना कंपनी का ग्रोथ होगा उतने इंप्लॉय और आएंगे, जितने इंप्लॉय आ रहेंगे उतना ग्रेचुइटी और आएगा, नहीं समझे, उतना पेमेंट का लायबिलिटी बनेगा। तो इवन लॉ, बात कर लो, रेडी, इवन लॉ भी ये बोलता है, ग्रेचुइटी एक्ट, कि कंपनी को डिफाइंड असेट्स में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट भी बड़े चुनिंदा चुनिंदा असेट में होना चाहिए, सो दैट फेल नहीं हो कंपनी का लायबिलिटी। जब जब इंप्लॉय रिटायर करे तब तब उस इंप्लॉय को ग्रेचुइटी देने के लिए उस असेट में पैसा रहे। अब आपको 2 लाइन और बोलता, आपको समझ में आ रहा ना पूरा पढ़ाई? गुड। ये सम जो बनाया वो भी अच्छे से समझ में आया, पुराना वाला भी गुड। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है मालूम बेटा, ग्रेचुइटी जो होता है वो
आइदर ऑन रिटायरमेंट और डेथ, विच एवर इज अर्लियर पेमेंट होता है। सारे रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसे ही होते हैं। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखोगे ना, सेम कैरेक्टरिस्टिक रखती है। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखिए, 20 साल की पॉलिसी, अगर 20 साल खत्म हो गया, तुम नहीं मरे, पैसा मिल जाएगा मैच्योरिटी का, और पहले मर गए, पहले पैसा मिल जाएगा। मैच करता है, आइडिया मैच करता है। बोलो रे हाँ, समझ गए तो हाँ बोलो रे बाबा, गजब है। रोक के रखोगे, इतना बड़ा एस है, रोको मत। समझ में आता है, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। हाँ मुस्कुराओ, आप लखनऊ में हो, इधर देखो, इधर सर मैच करता है। इस असेट का फंडा और इस लाइबिलिटी का फंडा मैच करता है। इसलिए ज्यादातर लोग, ज्यादातर कंपनीज अपना ग्रेचुइटी का लाइबिलिटी का फंडिंग, अपना डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का फंडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी से कराता है। आप जगह जगह होर्डिंग देखिएगा, आज के बाद इसको जरा देखिएगा। ग्रुप ग्रेचुइटी प्लान LIC लॉन्चेस, ये वर्ड आप लोग देखिएगा, वहां पे जगह जगह लिखा हुआ रहेगा बोर्ड्स में। ऐसे ही आप मारिएगा, ऐसे सभी कंपनी का है ग्रुप ग्रेचुइटी। तो ग्रुप ग्रेचुइटी प्लान कंपनियां खरीद लेती है। माने कुल मिला के इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया, अरे तुम ही मैनेज कर दे मेरा पैसा, हम तुमको प्रीमियम देते रहेंगे। और इंश्योरेंस कंपनियों के पास एक्चुरी रहता है, तो एक्चुरी सारा लाइबिलिटी मैनेज करके दे देता है, सब कुछ का डेटा भी दे देता है। और जो कंपनी खुद अपना फंड मैनेज करती है, वो एक्चुरी को हायर करती है। बट आप मुझे बताओ, मैं समझ में आया बात? क्लियर है? गुड। अब सुनो, प्लान असेट वो असेट है जिस असेट से डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का लायबिलिटी का पेमेंट होगा। प्लान असेट वो असेट है जिस असेट से डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वाली लायबिलिटी का पेमेंट होगा। नंबर 2, ये हुआ 1। नंबर 2, प्लान असेट में कंपनी को ईच ईयर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे प्रीमियम पेमेंट बोलते हैं ना अपने, हेलो, LIC में आप प्रीमियम पेमेंट नहीं करते हो क्या? वैसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर साल करना पड़ेगा। जैसे जैसे कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी ना असेट साइड में, तो प्लान असेट आपको बोलना है बढ़ता जाएगा कि गिरता जाएगा। रिपीट करो, जैसे जैसे कंपनी कंट्रीब्यूशन करेगी धीरे धीरे प्लान असेट बढ़ता जाए। तो इधर देखो, धीरे धीरे करेंट सर्विस कॉस्ट से लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे कंपनी के कंट्रीब्यूशन से प्लान असेट भी बढ़ता जा रहा है। रिलायंस का बैलेंस शीट देखोगे ना, एकदम बराबर रखता है साला लोग, एकदम बराबर, जीरो नेट, उनका नेट अमाउंट जीरो रहता है, इतना स्ट्रांग है हर साल। पता नहीं, बताया नहीं कभी मेरे को। लिखो लिखो, इट इज एन असेट, क्या लिखा बोलो? इट इज एन असेट फ्रॉम विच, it is an asset from which the defined benefit obligation liability बोलिए will be paid, बस उतना ही लिखो, will be paid, will be paid। समझ में तो आ रहा है क्या चीज हो रहा है? अभी बढ़ता जाएगा सर, ए से लेकर के कितना दूर तक भी जा सकता है। हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? H तक। कल क्या बोले थे, कहां तक जाएंगे? J तक बोले थे ऐसे, और Z तक भी हम जा सकते हैं। सब डिपेंड करेगा हम कितना मिला मिला के पैराग्राफ बना रहे हैं। बोले थे ना, आपको खाली समझते जाना है, थोड़ा बोर भी चलेगा लेकिन फिर भी ध्यान देना है। लिखो, it is
नहीं, एच में लिखते जाओ। इट इज प्रिंसिपली, it is principally created through contributions by the company। फिर से बोलो, it is principally created through, बोलो बेटा, contributions बाई दी कंपनी। मानते हो तुम लोग? तो अगर मैंने कंट्रीब्यूशन किया, जैसे मान लो मैंने बोला, जैसे अभी करंट सर्विस कॉस्ट का जर्नल तुम देख लिए, पास्ट सर्विस कॉस्ट का जर्नल तुम देख, हेलो, ऐसे समेटते जाओगे, लास्ट में इतना बड़ा बॉक्स बन जाएगा। सब बाजार से अभी पालक उठा लिए, तोरू उठा लिए, परवल उठा लिए, ऐसे करके उठाते जा रहे हो एक एक चीज, ये सब्जी का बैग बन जाएगा। दैट इज टोटल डिफाइंड बेनिफिट प्लान का पढ़ाई। ओके, तो धीरे धीरे करके ऐड करते जाओ एक एक चीज को। तो अब मान लो आप करंट सर्विस कॉस्ट सीखे, कैसा मेहनत लगा, एक तो टेबल बना के सीखे, पास्ट सर्विस कॉस्ट सीखे, इंटरेस्ट कॉस्ट सीखे, तीन तो अलग अलग चीज था। मैनेज होकर के तीनों लाइबिलिटी बना कि नहीं बना, बताओ। अब मान लो आपको चौथा चीज मैं बोला कि कंपनी ने इस साल 4 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन पेड, क्या होगा? नहीं, लाइबिलिटी कैसे कम हो जाएगा? ग्रेचुइटी पेमेंट थोड़ी हो गया, ग्रेचुइटी पेमेंट हो गया क्या? लाइबिलिटी तो तभी कम होगा जब ग्रेचुइटी पेमेंट होगा। मैं तो कंट्रीब्यूशन किया हूं ना। तो पंडित जी ने रॉन्ग बोला, आप लोग राइट बोलो। प्लान एसेट बढ़ेगा, लिखो। So when the contribution is paid, गजब ही हिंदुस्तानी मार्केट में कॉन्फिडेंस है भाई। क्या लिखा? So when the contribution is paid, plan asset, क्या लिखा? Plan asset gets increased। क्या लिखा? फिर से बोल। Plan asset gets increased। That's it। जर्नल एंट्री सोचो, 4 लाख मैंने कंट्रीब्यूशन किया, कैसा जर्नल एंट्री होना चाहिए? हाँ, एक लेजर खोल लो प्लान असेट का, एक लेजर खोल लो। प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम पैसा डाल रहे हैं ना, और हम ये पैसा मान लो LIC को दे रहे हैं। किसको दे रहे? लाइफ इंश्योरेंस। भाई तुम मेरे सारे इंप्लॉय का ग्रेचुइटी का तुम मैनेजमेंट कर ले, तुम खाली बोल कितना पैसा देना, हम तुमको पैसा देता जाएगा। तुम खाली बोल कितना पैसा देना है, हम पैसा देता जाएगा। क्लियर है? तो ये एक्चुअली बोलता है कितना पैसा देना है, सारा डेटा एक्चुअली देता है, करेंट सर्विस कॉस्ट का, पास्ट सर्विस कॉस्ट का, इंटरेस्ट कॉस्ट का, कंट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन में कंपनी को, आपको ना मेहनत करनी पड़ रही है, आप पढ़ रहे हो। रियल लाइफ में कंपनी को परोस के डेटा मिलता है, ये ले लो, डेबिट कर दो, हाँ एंट्री मार दो, लिखो। क्या लिखा? सो प्लांट असेट नहीं, प्लांट निकलेगा आपके मुंह से शुरू में, जैसे 2-3 दिन, क्योंकि प्लान कभी बोले ना, प्लान असेट है, प्लांट अकाउंट का प्लांट एंड मशीनरी खूब यूज होता है, तो प्लांट निकलेगा। हम जब पढ़ाना चालू की पहली बार जब आया था, मेरे मुंह से प्लांट निकलता था, अब जाकर के मैनेज हुआ है। तो लिखो प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस अब नीचे एक छोटा सा ब्रेक ले लें 2 मिनट का, क्योंकि हम पूरा 4 बजे तक पढ़ाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक, मैक्सिमम 5 मिनट का। नीचे कोई नहीं जाएगा चाय वाय पीने के लिए, ठीक है? यहीं पे बैठे रहे, टॉयलेट वॉयलेट जाकर के आ जाओ बस। क्या बोला?